नमस्कार। गुड़गांव की इस कार्यक्रम में अमर उजाला संवाद में अमर उजाला परिवार की तरफ से सचिन पायलट जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से हमारा संवाद चल रहा है। सब शुरुआत बड़ी आध्यात्मिक चर्चा से हुई। शिवानी जी जो मोटिवेटर हैं उनसे शुरुआत हुई। उसके बाद जो सेशन चले, मुख्यमंत्री भी, नायब सिंह सैनी साहब अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए और उनसे हम लोगों ने हरियाणा के विकास की तमाम गाथाएं सुनी। और जो भी सरकार होती है, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, उनके हिसाब से उनकी सरकार से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, और जो विपक्ष में होते हैं उनको लगता है कि सब इस सरकार में सब गड़बड़ है। तो आप लोगों ने सत्ता पक्ष को तो सुन लिया, समझ लिया, और ज्यादातर हरियाणा के लोग भी हैं यहाँ पर। अब विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक सचिन पायलट जी हमारे बीच में हैं, जो वैसे मूलतः तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन राजनीतिक कर्मभूमि राजस्थान है और वैसे पूरा देश है, और हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल पड़ोस के राज्य हैं। और चूंकि सचिन जी राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए वो हरियाणा पर भी बात करेंगे और कांग्रेस की जो दूसरी राजनीति है उस पर भी बात करेंगे। सचिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस पार्टी को उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन मामला आके 99 पे ही अटक गया। तो इसको आप सफलता के रूप में देखते हैं या कुछ छूट गया बीच में? बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका और आप सभी लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस का जो संख्या बल है उसको सफलता गिनना चाहिए, असफलता गिनना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो जनादेश आया है जनता का, ये हमारे लोकतंत्र के जीवित होने का, हमारे मतदाताओं का जागरूक होने का और देश में गणतंत्र में, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की जो अहम भूमिका है उसको दोबारा रेखांकित करने वाला चुनाव था। आपने हमारी बात करी, हम तो विपक्ष में थे, हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे सब नेताओं पर केस, इनकम टैक्स, ईडी, हमारे खाते सीज कर दिए। सब कुछ करने के बावजूद भी कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ। और जो अंतिम आंकड़ा है पार्लियामेंट के अंदर विनोद जी, जो एनडीए है जिसकी सरकार आज है 294 और जो विपक्ष है लगभग 235। तो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था, जो प्री पोल अलायंस था जी, उसने देश में एक लोगों को उम्मीद जगाने का काम किया है। और पब्लिक ने भी जो मतदान किया वो एक खंडित जनादेश था। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और दो दो बैसाखियां लेकर ये सरकार का तीसरी बार निर्माण हुआ है। और जहां तक हमारी बात है, कांग्रेस ने निश्चित रूप से उत्तर भारत में, जहां अक्सर कहा जाता था कि जब द्विपक्षीय मुकाबला होता है भाजपा कांग्रेस का, तो कांग्रेस का हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस बार आप देखिए हरियाणा जहां बैठे हैं, आधी सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। राजस्थान में 25 में से 11 सीट बीजेपी हारी है और उत्तर प्रदेश के परिणाम आपको मालूम है। इसलिए हम समझते हैं हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। सरकार बनाना ना बनाना वो एक समीकरण का खेल है, लेकिन कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हमारा प्रचार, हमारा लीडरशिप, उस सबको जनता ने स्वीकार किया है, इस चुनाव ने स्पष्ट किया। ये राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई, जबकि बहुत सारी जन कल्याण की स्कीमें कांग्रेस सरकार की प्रचारित हुई चली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को उम्मीद थी कि 25 की 25 सीट जीतेगी, उसमें 11 सीट बीजेपी हार गई। तो ऐसा क्या कमाल हुआ कि विधानसभा में आप हार गए, कांग्रेस हार गई, और लोकसभा में 11 सीटें कांग्रेस जीत गई? तो इसमें ये कामयाबी आपकी है, सचिन पायलट की है, या अशोक गहलोत की है? कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस, हमारा इंडिया अलायंस, 11 में से 3 सीटें हमारे जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स थे उनकी जीती हैं, एक कम्युनिस्ट और एक रीजनल पार्टी। और आपने कहा विधानसभा चुनाव हार गए, बिल्कुल सही कहा आपने। राजस्थान में पिछले 30 सालों से 5 साल सरकार बीजेपी की रहती है, 5 साल कांग्रेस की रहती है, ये परिपाटी बनी हुई है। लेकिन इस बार हम लगभग 70-72 विधानसभा सीट जीते हैं 200 में से, और इससे पहले चुनाव होते थे तो 200 में से हम कभी 20, कभी 50, इस बार 72 भी जीते हैं। तो इसमें सबने मिलकर काम किया, सबका सामूहिक योगदान था। दुर्भाग्यवश हम सरकार नहीं बना पाए। अच्छा चुनाव लड़ा, हमारी कुछ कमी रह गई होगी इसलिए हम चुनाव नहीं जीते। लेकिन जो देश में आज वातावरण बना है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश और विदेश में चर्चा इस बात की है कि जिन लोगों को इस बात का घमंड हो गया था कि पब्लिक और पब्लिक की वोट हमेशा हमारी जेब में पड़ी रहेगी, वो गलतफहमी लोगों ने दूर करी है। ये 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, ये कौन लोग बोलते थे?
और आज जब परिणाम नहीं आए तो जवाबदेही किसकी है? ये अंदरूनी मामला भाजपा का है, लेकिन कौन लोग जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने नारा दिया था 300 400 500 का और धरातल पर आ गए? तो बात अभिमान की है, बात घमंड और गुरूर की है। जनता ने जो वोट डाला है विनोद जी, वो भाजपा को सरकार का गठन करने के लिए दिया है, लेकिन अपनी मनमानी कर कर विपक्ष को दबाने कुचलने का जो छूट देने का उनको एक भ्रम था, उसको तोड़ दिया है। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां हम बैठे हुए हैं। हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को यहाँ मतदान है। पहले 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी तारीख? चलो इस पर चर्चा करते हैं एक सेकंड। अब उनका कहना है कि साहब वो छुट्टियां पड़ रही थी, त्योहार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को किसी और राज्य में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का दल को चिट्ठी लिख दे कि फला त्योहार है, तीज है, सावन है, शादी है, छुट्टी है, आप तारीख बढ़ा दो, क्या चांस है कि निर्वाचन आयोग तारीख को आगे पीछे कर देगा? और जो 10 साल में नहीं कर पाए वो 5 दिन में क्या कर लेंगे? मैं निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है ना कि भाई छुट्टी तो पहले पता थी, तो ऐसा क्या कारण था कि रूलिंग पार्टी को खुद कहना पड़ रहा है कि तुम वोटिंग डेट चेंज करा दो, और फिर निर्वाचन आयोग ने चुपचाप से वो चेंज भी कर दिया? अब इसका जवाब तो निर्वाचन आयोग ही देगा। लेकिन मैं जिस पर अभी, चूंकि मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पे थे, उन्होंने अपनी सरकार की बहुत सारे कामयाबी सफलताएं गिनाई और उन्होंने एक दावा किया कि तीसरी बार। तो बताइए, मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। वो कहते हैं यहां से लड़ूंगा, उनके मुखिया कहते हैं वहां से लड़ेंगे, उनका पता ही नहीं पड़ा चुनाव कहां से लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये सवाल तो हम लोगों ने पूछा नहीं उनसे। पूछना चाहिए था। लेकिन उनका जो दावे थे, वो कहते हैं हम तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी पिछली बार तो 31 सीट पे आ गई थी, और हरियाणा में, चूंकि हरियाणा में भी राजस्थान की तो सरकारें बदलती रही, लेकिन पिछली बार नहीं बदली। उसके पहले हुड्डा जी भी 10 साल रहे, और फिर अब हरियाणा की परंपरा टूट गई बदलने वाली। इस बार क्या आपको लगता है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? इस बार मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन हरियाणा के किसी गांव, कस्बे, शहर, रोड पे जाके आप किसी निष्पक्ष व्यक्ति से पूछ लो कि हरियाणा का चुनावी माहौल क्या है। चाहे वो बीजेपी का समर्थक भी होगा वो व्यक्ति, वो भी कहेगा कि इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 3/4 बहुमत से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। लोकसभा का चुनाव जो था वो ट्रेलर था, और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल में इस सरकार ने जो काम किया नहीं किया उसकी रिपोर्ट कार्ड देनी पड़ेगी। अब ये भाषण से और मंदिर और हिंदू और मुसलमान और अयोध्या से पार नहीं पड़ने वाली है। और हकीकत यह है कि अगर इतना अच्छा सरकार काम कर रही थी, जो खट्टर जी की सरकार थी लगभग 9 साल, उन्होंने ऐसा क्या पाप किया कि उनको उठा के आपने बदल दिया? अगर अच्छा काम कर रहे थे तो उनको पुरस्कारित करना चाहिए था। योगी जी को नहीं बदल पाया उत्तर प्रदेश में, यहां क्यों बदला? कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ तब्दीली करने का मन होगा। लेकिन एक बात है, कहा जाता है कांग्रेस को कांग्रेस ही चुनाव हराती है। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, राजस्थान आपसे बेहतर कौन जानता है, छत्तीसगढ़। तो हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस है, हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी चली गई, वरना उनकी भी एक कांग्रेस हुआ करती थी, कैप्टन अजय यादव की अलग कांग्रेस है। तो ये जो तमाम कांग्रेस पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर, इनकी गुटबाजी और पार्टी के अंदर हर नेता को मान सम्मान है और एक जगह दी जाती है। जो सत्ताधारी पार्टी है वहां पर ना तो कोई बोलता, ना चूं करता, ना अपनी बात रखता। हमारे यहाँ ठीक है, अपनी बात रखते हैं, कभी कभी मतभेद हो सकता है किसी एक विषय को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं है। जिन नेताओं का नाम आपने लिया वो सभी लोग समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और अंत में जब चुनाव का जिसको टिकट मिलेगा वो सब मिलकर प्रचार करेंगे, और अगर जीतेंगे तो सबकी मेहनत से जीतेंगे। कोई एक नेता, एक व्यक्ति या एक गुट से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, और हरियाणा में क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता काबिल हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 हैं, दर्जन भर हैं। सब लोगों को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब पार्टी का अनुशासन की बात आती है, प्रचार की बात आती है, टिकट चयन की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, पूरा संगठन, पूरे नेता एकजुट है। देखिए, राजस्थान में जब आप थे तो आपकी एक मांग हुआ करती थी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। हरियाणा में भी आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा बने? देखिए, अगर सरकार बनती है कांग्रेस, मुख्यमंत्री का चयन विधायक और नेतृत्व करता है। मैं हमेशा कहता हूं, जब टिकट वितरण की बात आती है, विधानसभा है, लोकसभा है, महापौर है, पार्षद है, प्रधान है, कॉर्पोरेटर है, हर जगह पढ़े लिखे, शिक्षित, संस्कारी नौजवान लड़के लड़कियों को अगर मौका देंगे तो हम अपनी राजनीति में एक परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के हर कोने में
अगर मुझसे पूछा जाएगा मैं तो हमेशा ही नौजवानों की पैरवी करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मौका मिला विनोद जी। मैं 26 साल की उम्र में मुझे संसद जाने का मौका मिला, पार्टी ने मुझे मौका दिया ना। तो मैं अगर उस कम उम्र में संसद में पहुंच गया तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपने से जो कम उम्र के लोग हैं उनका हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखाऊं, उनको मार्गदर्शन करने का काम करूं। और इसमें मुझे लगता है कि देश नौजवान देश है, नई सोच, नई ऊर्जा, नई काम करने के तरीके को दुनिया बदल रही है। जब तक हम नौजवानों को काम करने का मौका नहीं देंगे, प्लेटफॉर्म नहीं देंगे और युवाओं के हम भाषण देते रहेंगे, उसका क्या फायदा है? नहीं, आप तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे योग्य नौजवान आए, और राहुल जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा के 95% जो है उनको हिस्सेदारी दो। तो ये मतलब ये अंतर्विरोध नहीं? क्यों विरोधाभास नहीं आपको है? लगता है कि इस देश में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, बजट देते हैं, कोई प्रोग्राम स्कीम बनाते हैं, तो हमको जब तक पता ही नहीं पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, तो कुछ लोग उसका शोषण करेंगे, कुछ के पास आंकड़े नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जनगणना हो और लोगों को, जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गए हैं, जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं पिछले 12-13 सालों के अंदर, 10 साल के अंदर इस देश में जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, गांव शहर की, वो छुपी हुई है। कितने अरबपति खरबपति हैं और कितने लोग हैं जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो खाई को दूर करने के लिए नीति निर्माण करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, पैसा आवंटित करना पड़ेगा, किसको कितना पैसा देना है, बजट प्रोग्राम बनाना है। अगर आंकड़े मेरे पास नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, कितना शिक्षित है, क्या नौकरी कर रहा है, मैं कैसे बना सकता हूं? और अगर जनगणना होगी तो आंकड़े सामने आएंगे ना। और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भौगोलिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से जो वर्ग मुख्य धारा में नहीं है, उनको जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, तो 130 करोड़ लोग देश में रहते हैं, आप पूरे देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे? जाति जनगणना कोई भेदभाव बढ़ाने वाला इशू नहीं है, वो तो एक आंकड़े, एक वास्तविक स्थिति पता हो तो कराना चाहते हैं। ये किसानों को लेकर के आप लोग हमेशा बात करते हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के, और सबसे बड़ी मांग उनकी जो है, हरियाणा में हम बैठे हुए हैं, यहाँ किसान आंदोलन बहुत लंबा चला, अभी भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं पंजाब के। किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में दुविधा में रही है, उसने भी अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी है। जब केंद्र में सरकार रही, आपके पिताजी भी मंत्री रहे, और भी राजीव गांधी के समय से लेकर अभी तक, अब क्या कांग्रेस पार्टी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है? आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है क्या? नहीं, 2024 का घोषणा पत्र मैं आपके संज्ञान में लेकर आता हूं। कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ में, खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने ये संकल्प लिया था, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है हम लोगों ने, कि एमएसपी पर हम कानूनी गारंटी देंगे सरकार बनने के बाद। हम लोगों ने ऐलान किया था। सवाल ये उठता है कि 10 साल से जो लोग शासन में हैं, डबल इंजन, चंडीगढ़ और दिल्ली में, जिन किसानों की आप दुहाई देते हैं, जिनकी आमदनी आपको दुगनी करनी थी, क्या कारण है कि बार बार उनको आंदोलन करना पड़ रहा है? और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो उन किसानों की शहादत पे मजाक उड़ाते हैं, उनको आतंकवादी कहना चाहते हैं, उनको तरह तरह की बातें बोलते हैं, और उनका वोट आप चाहते हो। आपने 3 काले कानून बनाए, 1.5 साल तक इस देश की राजधानी पे लोगों ने जमाबंदी करी, तब जाके आपने वो वापस कानून कर दिए। आप किसानों के हितैषी हैं तो आप क्यों नहीं उनके हित के लिए काम करते हैं? और ये हरियाणा है, ये किसानों की भूमि है, यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग इस देश का पेट पालते हैं, उन लोगों को जब तक हम आर्थिक समृद्धि नहीं देंगे, उनके बच्चों को जीवन बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसमें राजनीति की बात नहीं है। किसी दल से आप पूछ लीजिए, सब किसान की बात करते हैं। लेकिन 10 साल से आपको मौका दिया दिल्ली में और हरियाणा में, किसानों के लिए आपने क्या योजना बना दी? आप निजीकरण करना चाहते हैं, मंडियों को बंद करना चाहते हैं, एमएसपी देना नहीं चाहते हैं, खाद बीज, खाद पानी, तेल, बिजली, क्या दाम हो गए उसके? तो महंगाई बढ़ रही है। किसानों की अगर कोई सोच ही नहीं करेगा, दिल्ली में से कितने लोग हैं विनोद जी, मुझे बताओ, जो दिल्ली में बैठकर किसानों की लड़ाई लड़ने का हौसला रखते हैं? नहीं है, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। आप भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेते रहो, अपना काम चलाते रहो। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अभी कहा कि नौजवानों की बात आपने की, कांग्रेस पार्टी में तमाम युवा नेता हुआ करते थे जब यूपीए सरकार थी, आप थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, आपको छोड़ के। मैं तो हूं, नहीं, मंत्री जो थे उस यूपीए में मंत्री थे, उनमें मंत्रियों की बात कर रहा हूँ,
मतलब आप भी मंत्री थे, वो सब मंत्री थे, आपको छोड़ के सब एक एक करके बीजेपी में चले गए। जितिन प्रसाद भी चले गए, आरपीएन सिंह भी चले गए, सब चले गए ऑलमोस्ट। आप भी एक बार रूठ के बैठ गए थे, गए नहीं लेकिन रूठ तो गए थे आप। क्या वजह रही, नौजवान नेताओं ने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ी? क्या क्योंकि आपने कांग्रेस सवाल नेतृत्व पूछा है संभाल नहीं विनोद जी, पाया अपने आप? आपका सवाल मैं समझ गया, क्योंकि आपने पूछा, बताना चाहता हूं आपको। मेरा अगर कोई, जो आपने कहा ना शब्द का उपयोग किया बड़े तरीके रूठ से, के बैठ रूठना, हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि अब गए हाँ, आप। समझ गया। रूठना जो तो होता है ना राजनीति में, वो इशू बेस्ड रूठना होता है। और रूठा मैं किससे था? हो सकता है व्यक्ति विशेष से, लेकिन मेरा दल, मेरा नेता, उनसे मेरी उम्मीद थी, उनसे मेरी आस्था थी, उनसे मेरी गुजारिश थी, उसको उन्होंने सुना और माना। तो मैंने अपनी बात रखी, मेरी बात को पार्टी ने माना और उस पर उन्होंने कदम उठाए। इसलिए बोलना चाहता हूं कि हम 72 जीत कर आए इस बार, पहले 20 पे रह गए थे। तो कोई कारण होगा कि हमारे कहने का कुछ अनुशंसा उस पर हुई और उस पर कार्रवाई हुई और पार्टी को लाभ मिला। अगर मैं बात करता हूं पेपर लीक की, भ्रष्टाचार की, अफसरशाही को हावी होने की, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान ना देने की, उससे पार्टी को फायदा मिलता है। तभी पार्टी कार्यकर्ता में जान आती है और भाग दौड़ के काम करता है, वो खून पसीना बहाता है अपने कैंडिडेट्स के लिए। जहां तक आपने बाकी लोगों का नाम लिया, सब लोग स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। कोई शुरुआत कहीं पर करता है, अंत कहीं पर करता है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जहां शुरुआत मैंने करी है, हाँ, अंत भी करेंगे और अपनी इच्छा अनुसार जनता की सेवा कर कर। देखिए, जीवन में विनोद जी, मुझे बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। मैं केंद्र में मैंने काम किया, सरकार में, राज्य में काम किया, संगठन में काम किया, संसद में, विधानसभा में। मैं 46 साल का हूं, जीवन में बहुत कुछ मिला है। और मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति जो राजनीति में है, पद पोस्ट वाले बहुत हैं, आज भी मेरे ख्याल 70-72 मंत्री होंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप 25 का नाम बता देना मेरे को। बात यह होती है कि कौन व्यक्ति अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी बोली से लोगों के दिल और दिमाग पे कुछ छाप छोड़ सकता है। बाकी हर समय 30 मुख्यमंत्री देश में रहते हैं, 70 मंत्री रहते हैं, 800 सांसद हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। जो लोग मेहनत कर कर मन जीतने का काम करते हैं, उनको लोग याद करते हैं। और हर राजनेता, किसी पार्टी का नेता हो, अगर आप पब्लिक के बीच में रहेंगे, और जनता ताकत होती है, कुर्सी पद तो आते चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक, जनता, मतदाता, नागरिक, वो सबसे बड़ी ताकत इंसान की होती है। जो नेता बनते हैं, आपका लगाव रहे, जुड़ाव रहे, समर्पित आप रहें, आत्मीयता आपकी रहे, विनम्रता आपकी रहे, ये बड़ी पूंजी होती है। और राजनीति में जिन जिन लोगों ने इसको रेखांकित किया है, इसको समझा है, वो लंबा ही है। बाकी जैसा आपने कहा, कुछ लोग आए चले गए, उनकी छूट है भाई, वो किस विचारधारा में रहना चाहते हैं, किस पद पर रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ सबको अपने अपना इंडिपेंडेंट है, अपना राय लेने के लिए, काम करने के लिए। कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से जिन राज्यों में सीधा मुकाबला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपेक्षा के अनुसार नतीजे नहीं दे पाती। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत गई, छत्तीसगढ़ में 11-11 जीती। हाँ, राजस्थान में इस बार नतीजे अपेक्षाकृत अच्छे रहे, 11 सीटें जीती। हरियाणा में आधा रहा, 50%। दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन से लड़ी, साफ हो गई। यानी उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस लगता पता नहीं लौटेगी नहीं लौटेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जो कांग्रेस की जमीन रही है, वहां कांग्रेस को मजबूत करने के कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आप उत्तर भारत के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। मैं तो आपसे उम्मीद करता था विनोद जी, आप इतनी निराशा वाली बात ना करें, क्योंकि ये तो बात जो आप कह रहे हैं, ना, आप ये बात करें 14 और 19 की। 19 में जो हालात देश में बन गए थे हमारी सरहद पर, आप सब जानते हैं, उन हालातों में चुनाव हुए थे। अब 10 साल में जब पोल खुलती गई और लोग समझ गए सिर्फ भाषण ही भाषण है, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, तो 24 के जो चुनाव हैं, दोबारा देखिए परिणामों को। हरियाणा, राजस्थान, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा, जब 1-1 फाइट है। छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 सीटें हैं, हम एक जीते हैं, एक सीट हारे 1500 वोटों से। हर सीट पे मार्जिन जो पहले 3, 4, 5 लाख का होता था, 50,000, 40,000 का मार्जिन रह गया है। वोट प्रतिशत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश हमारे 7 सांसद जीत कर आए हैं। और उत्तर भारत में, जहां पर जैसे आपने कहा पहले कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, वहां पर हम दोबारा उस राह पर निकल चुके हैं। हरियाणा में हम सरकार बनाने वाले हैं, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होने जा रहे हैं, 4 जून 2024 का जो परिणाम आया, उससे मतदाताओं में, देश भर के वोटर्स में एक मानसिक परिवर्तन आया है। लोग समझ गए हैं कि अब कांग्रेस का समय आने वाला है। और राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं विनोद जी, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तीव्रता से और जिस जवाबदेही को तय करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, उससे सरकार भी हिली हुई है।
कोई माने या ना माने, लेकिन चेहरे की जो रौनक हुआ करती थी वो सब अब उतर गई है। उनको पता पड़ गया है कि अब ये सशक्त विपक्ष है, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बिल लेके आते हैं पार्लियामेंट में, वापस लेने पड़ते हैं उनको, 3-3 4-4 विधेयक वापस लेने पड़े, क्योंकि संख्या बल को आप झुठला नहीं सकते, ये वास्तविकता है, देश ने चुनकर भेजा है। इसलिए मैं बड़ा आशावान हूं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस और बेहतर होगा, और जिन राज्यों में हम कमजोर हैं वहां और ताकतवर बनकर निकलेंगे। तो यानी 2028 में राजस्थान में आप सरकार बनाएंगे? 100%। मैं आपको अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, जो राजस्थान की सरकार है 9 महीने हुए नहीं है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। वहां लॉ एंड ऑर्डर के क्या हाल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम ठप पड़ा है, मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, हमारे जो बेचारे मुख्यमंत्री नए बने हैं उनको आपस में लोगों ने घेर रखा है। तो वहां तो हालात सरकार के बहुत बुरे हैं। उसका दुख मुझे है कि सरकार चुनी हुई जो होती है जनता को बहुत उम्मीद रखती है, वो सारी उम्मीद धराशायी हो चुकी है। 2028 में ना सिर्फ राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के अंदर भी प्रचंड बहुमत, अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। आप देखिए तो राजस्थान मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन पायलट, गोविंद सिंह 4 साल डोटासरा बाद क्या होगा, या गहलोत साहब आ जाएंगे? अभी फिर तो चर्चा हरियाणा की कर लो आप, यहाँ क्या होगा, राजस्थान का चुनाव तो 4 साल के बाद होंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो मौजूदा सरकार है एनडीए की, आप एक नेता के रूप में मोदी जी की, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? ये 5 साल पूरा करेगी? कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं आपको क्या कह भाई। मैं तो, हम कोई नहीं चाहेगा कि देश में अस्थिरता हो, हम सब चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, लेकिन जिन बैसाखियों पे ये सरकार खड़ी है वही टूट जाएं या हट जाएं या गिर जाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और जो हालात मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार का केंद्र बजट आया, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने घोषणाएं करी हैं बिहार के लोगों, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। मेरा उन बिहारियों से और आंध्र के लोगों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन सरकारों को आपने जो झूठे वादे कर कर अपनी तरफ खींचने का काम किया है, वो आपकी पॉलिटिकल कमजोरी को दिखाता है। और जो धीरे धीरे वातावरण निर्मित हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि सरकार रहेगी, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार के अंदर जो अंतर्विरोध जो है उनकी पार्टी के नेताओं में चल रहा है, अपना नया अध्यक्ष भाजपा चुन ही नहीं पा रही है, नड्डा जी को दोबारा एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, यूपी में लगातार घमासान चल रहा है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, अलग अलग राज्यों में सुगबुगाहट है, वसुंधरा जी हैं रूठी बैठी हैं, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आप जानते हो। तो हर जगह सब स्थिति बदल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये एक नई वास्तविकता है जिससे हम लोगों को नहीं, अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या कांग्रेस सरकार बनाने की पहल करेगी इंडिया गठबंधन? मैं क्यों कह सकता हूं, अभी तो पहले सरकार कितना चलती है, कैसे चलती है, ये देखना पड़ेगा। हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष का काम ये है कि सरकार की जवाबदेही हमेशा तय करनी पड़ेगी, उनको हमेशा हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। अब सरकार अपने बोझ के तले अगर दब जाए या गिर जाए, उसका हम क्या कर सकते हैं? हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या तय करेंगे? नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तय करेंगे, राहुल गांधी की लोकप्रियता तय करेंगे? भाई नतीजे से आएंगे। जब चुनाव होते थे और पहले बीजेपी जीतती थी, उसका श्रेय किसको जाता था? मोदी जी को। इस बार अगर हारेंगे तो किसको जाएगा श्रेय? अब ये अगर हारेंगे तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, चित भी मेरी पट्टी मेरी। अच्छा, जब पहले हम कभी इलेक्शन हार जाते थे, आप सब कहते थे राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने राज्य हार गए। अब जब जीतेंगे हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कश्मीर में, उसका श्रेय किसको जाएगा? निश्चित रूप से अगर आप हारने का जिम्मा देना चाहते हो तो जीत का श्रेय भी देना पड़ेगा आपको। मतलब आपको पूरा भरोसा है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी? ऐसा है, पब्लिक की वोट को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी जेब में है। मैं तो हमेशा मतदाता को सर्वोच्च मानकर सिर्फ विनती कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कार्यकर्ताओं में माहौल देख रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र का फीडबैक, और हरियाणा और राजस्थान का विनोद जी जो संबंध है वो रोटी बेटी का है। हमारा लगता हुआ बॉर्डर है, इसलिए मेरे को वहां सारी हवा आती रहती है। अब क्योंकि समय हो रहा है तो कंक्लूड करते हुए एक नॉन पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं मैं आपसे। अगर आप राजनीति में ना होते, क्योंकि आप राजनीति में अचानक आए, जब पायलट साहब का दुर्घटना में उनका निधन हुआ तो आपको आना पड़ा राजनीति में, अगर आप राजनीति में ना होते तो आप क्या होते, क्या बनते? पहली बात तो 1 सेकंड लूंगा मैं अचानक नहीं आया। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ सन 2000 में, मैं 2004 में चुनाव लड़ा। 4 साल तक मैंने खूब सोचा समझा और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं सबसे ज्यादा योगदान दे सकता हूं, इसलिए मैंने पहले नौकरी करी, मैंने वलायत में पढ़ाई करी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी मुंह उठा गया। तो 4 साल के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में मैं कुछ योगदान दे सकता हूं जो मुझे, मेरी अंतरात्मा को संतुष्टि देता है, इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना। और मैं 22 साल में कांग्रेस पार्टी में आ गया था। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करता, जो भी करता, लेकिन पत्रकार तो मैं नहीं बनता जितने
चलिए सचिन जी, आपने जो है कम से कम ये तो कह दिया कि पत्रकार नहीं बनते। तो हम लोगों को एक कंप्यूटर वरना मिल जाता, अगर आप पत्रकार बन जाते तो एक नया कंप्यूटर भी तो हाँ, होता बड़े लेकिन मीडिया आप राजनेता बन सकते हो, आप राजनेता बन सकते हो, बड़े पत्रकार जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका लेकिन मन ज्यादातर बदल जाए। सफल नहीं होते, हाँ? सफल नहीं होते हैं आप सही दल में हो, सफल हो जाओगे आप। चलिए, आपने समय निकाला अपनी व्यस्तता के बावजूद अमर उजाला संवाद के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला परिवार की तरफ से, अमर उजाला की तरफ से, और आपको शुभकामनाएं आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। और हम आप चुनाव प्रचार में जाएंगे ही, तो फिर आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। और इसके साथ ही आपका एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला, और हम सब बड़े थैंक यू, बहुत बहुत सवाल शुक्रिया। है। थैंक यू। एक मिनट, किसी ने कुछ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।